अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल खुश होंगे। छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह आप लोगों को सबको हिफाजत में रखे और घर में खैरियत से रहें। अपने आप को मसरूफ़ रखें, थोड़ा बहुत काम कर लिया करें, काम करने की आदत बनाएं, निकम्मे ना रहा करें। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे थे, शीयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने बीम से मुतालिक इन्फॉर्मेशन दी थी और थोड़ा इंट्रोडक्शन किया। फिर हमने जो है ना बीम के टाइप्स, सपोर्ट्स के टाइप्स, और फिर लास्ट में हमने कुछ बीम्स के रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन हमने मालूम की थी। बीम की जो टाइप्स थी, सपोर्ट्स की जो टाइप्स थी, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे सपोर्ट रिएक्शन। लास्ट टाइम भी यही काम किया था, लेकिन हमने रिएक्शन मालूम किए थे सिंपल सिमेट्रिकल बीम के लिए। आज हम क्या करेंगे, नॉन सिमेट्रिकल बीम के ऊपर वर्किंग करेंगे और उसका हमने रिएक्शन कैसे मालूम करना है। और लास्ट में जैसे जो है ना मेरी एक रूटीन है, आप लोगों को एक असाइनमेंट दी जाएगी और उस असाइनमेंट के ऊपर आप लोगों ने जो है ना फोकस करना है, प्रैक्टिस करनी है। असाइनमेंट्स को बोझ ना समझा करें, ये एक एक्टिविटी होती है कि आप लोग उसको जो है ना एक्टिविटी में इन्वॉल्व होके कुछ काम सीखें। अपने लेक्चर का जो निचोड़ है वहाँ पर जो है ना आप लोग निकाल सकते हैं। चलते हैं हम कुछ सपोर्ट रिएक्शंस की तरफ। कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को जो है ना जस्ट दिखाई थी रिएक्शंस के बारे में, और मैंने कहा था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जो है ना उसके ऊपर बात करेंगे। कुछ हमने सपोर्ट्स रिएक्शन में बात की थी कि हमारा ओवर हैंगिंग बीम है या जो है ना कैंटिलीवर बीम है और सिंपली सपोर्टेड बीम है। और सपोर्ट्स के अंदर जो है ना हम बात कर रहे होते थे कि हमारा जो है ना कैंटिलीवर बीम है, उसको जो है ना हमने फिक्स्ड किया हुआ है, रूलर सपोर्ट है। तो सपोर्ट्स की टाइप के ऊपर हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि हमारा जो फर्स्ट है, जो सपोर्ट टाइप है वो रूलर है। रूलर के जो है ना यहाँ पे सिंबल शो किए हुए हैं और इसका जो है ना हमें रिएक्शन ऐसे ही शो करते हैं, ठीक है, यानी सर्कल शो कर लेते हैं। इसको सिंपल हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग भी कहते हैं, मूवेबल भी कह सकते हैं और सिंपल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये रूलर्स के जन आगे हमने इसको आल्सो कॉल्ड सिंपल, मूवेबल एंड स्लाइडिंग। रिएक्शंस की बात हमने कर रहे थे कि ओनली जो रेजिस्ट करेगा वो है हमारा वर्टिकल रिएक्शन ओनली। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को भी अलाउ करेगा, रोटेशन को भी अलाउ करेगा। यानी कि हमारे जैसे गाड़ी के टायर हैं, उसको अगर मैं हॉरिजॉन्टल मूव करना चाहूँ, पीछे से कोई बंदा धक्का लगाए तो जो सपोर्ट है वो आगे मूव करेगा। और इसी तरह अगर गाड़ी को मैं रोटेट करना चाहूँ, ठीक है, यानी कि जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होता है कि जो है ना चिंची रक्षा है, उसका टायर अक्सर जो है ना अगला वाला उठ जाता है। वो कैसे उठता है, अगर पीछे कोई हैवी सवारी बैठ जाए। तो इसी तरह मूवमेंट अलाउ होती है उसमें। आप उसको ये नहीं कह सकते कि आपका जो रूलर सपोर्ट है वो रोटेशन जो है ना या मूवमेंट जो है ना वो अलाउ नहीं कर रहा, वो कर सकता है। तो जो कर सकता है तो उसको हम रिएक्शन में नहीं लेते। वर्टिकल लोड आप लोग जितना भी डालो गाड़ी के ऊपर, जितना भी लोड डालो, वो रिएक्शन आगे जो है ना वो रेजिस्ट कर रहा है, तो इट्स मीन वर्टिकल रिएक्शन इसका ओनली वन होगा। सिंपल यहाँ पे एक चीज़ ये शो की हुई है। तो सेकंड सपोर्ट है जो पिंड है, जिसको हम अक्सर जो है ना हिंज्ड भी कहते हैं, इसको हम राउंडेड भी कहते हैं। इस सपोर्ट को मैंने आप लोगों को बताया था कि एक जो है ना फ्रिक्शनलेस पिन यूज़ होती है। और सपोर्ट के अंदर जो है ना जो मूवमेंट है वो कौन कौन सी अलाउ होती है, सिंपल एक रोटेशन अलाउ होती है। जैसे कि बैरियर्स के अंदर जो है ना आप लोगों ने देखा होता है कि जो है ना वो पैसेंजर्स आ रहे होते हैं, जो भी आ रहे होते हैं, जो है ना आइडेंटिटी वगैरह पता करने के लिए उनको वो पहले क्या करते हैं, रोकते हैं। या फिर जो है ना टोल प्लाजा के अंदर आपने देखा होता है, जैसे जो है ना गाड़ी आती है, टोल पे करती है, जैसे ही टोल पे करती है तो वहाँ से जो है ना अंदर जो है ना एक ऑपरेटर बैठा होता है, वो टैक्स वगैरह
रिसीव करने के बाद जो है ना बटन प्रेस करते हैं और आपका जो है सपोर्ट है, जो हिंज सपोर्ट है, पिन सपोर्ट है, वो आपका वर्टिकली अपलिफ्ट हो जाता है, यानी कि रोटेट हो जाता है। यानी सिंपल एक चीज़ है कि उसके ऊपर अगर आप लोग वर्टिकल लोड डालेंगे तो वो रेजिस्ट करेगा, जैसे ये वर्टिकल आप लोगों को रेड वाला नज़र आ रहा है। और दूसरी चीज़ है हॉरिजॉन्टल लोड अगर डालेंगे, यानी जो ब्लू वाला नज़र आ रहा है, तो तब ये आगे रेजिस्ट करेगा। लेकिन अगर इसको आप लोग ऐसा रोटेट करना चाहें, इसको ऐसे ऊपर करना चाहें, तो ये रोटेट कर जाएगा। जो थर्ड सपोर्ट है, हमने बात की थी फिक्स सपोर्ट। आप लोगों को यहाँ पे जस्ट एक डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पे एक सपोर्ट शो की हुई है। इसके अंदर तीनों चीज़ें, तीनों डायरेक्शंस आप लोग देखें नज़र आ रही हैं कि वर्टिकल रेजिस्ट भी करेगा, हॉरिजॉन्टल भी रेजिस्ट करेगा, यानी रोटेशन मतलब मूवमेंट भी जो है ना आगे क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। तो इट्स मीन नंबर ऑफ रिएक्शन इन द फिक्स सपोर्ट, वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एंड मूवमेंट रिएक्शन, and the R is equal to 3. In the hinge support, pin support, the number of reaction is 2. Red for vertical, blue for horizontal. And fixed, red vertical, blue horizontal, and the green is for movement reaction. And the ruler type of support, only one type of reaction, the vertical. कुछ आप लोगों ने बुक्स के अंदर भी चीज़ें देखी होंगी। मैंने आप लोगों से बात की थी कि ये लोड्स के ऊपर कि हमारा ये पॉइंट लोड है, दूसरा हमारा यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, रेक्टेंगुलर को सॉरी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को आप लोग रेक्टेंगुलर लोड कहते हैं। और इसी तरह जो है ना यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, यहाँ पे वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा हुआ है। यूनिफॉर्म वेरिंग लोड को आप लोग कहते थे कि जो है ना ये ट्रायंगुलर लोड है, ठीक है, ये मैंने आप लोगों से बात की थी। यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं कि पॉइंट लोड है, इसके जो है एग्जांपल्स आगे दी हुई हैं कि ये व्हीकल व्हील्स है या कॉलम है या कोई जो है हमारा जो है कोई बंदा मूव कर रहा है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का बीम का अपना जो सेल्फ वेट होता है, या फिर स्नो लोड है। स्नो लोड मतलब ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, जैसे आप लोगों को पता है पानी हमेशा अपनी सतह हमवार रखती है, ऊपर कोई तालाब है या इसी तरह कोई स्नो है, तो स्नो का लोड जो होगा बिल्कुल यूनिफॉर्मली जो है ना बर्फ़ पड़ रही होती है, इस वजह से ये ना रेक्टेंगुलर लोड डाल रहा होता है, यूनिफॉर्मली यकसा तौर पर फैला हुआ वजन होता है। और इसी तरह वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एग्रीगेट पाइल, जैसे आप लोग जो है ना देख रहे होते हैं कहीं पे जो है ना हमने स्टॉक पाइलिंग की होती है, स्टॉक पाइलिंग करते हैं यानी कि हम जो है ना क्रश वगैरह कहीं हमने स्टोर करना होता है। तो इस तरह के जो है ना हमारा जो लोड होता है वो वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा ऐसा आप लोग देखते हैं ट्राइंगल बनती है, एक पीक पॉइंट आता है और पीक से फिर जो है ना आप लोग लोवेस्ट की तरफ जा रहे होते हैं, तो वो हमारा वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, ऐसा ऐसा बढ़ रहा है, यानी ट्राइंगल की शेप में होता है। और इसी तरह ये हम तीन जो है ना लोड्स की बात कर रहे थे। चौथा हमारा इरेगुलर लोड था, मैंने आप लोगों को जो है ना वो लास्ट टाइम जो स्लाइड शेयर की थी उसके अंदर ये चीज़ें लिखी हुई थी। तो बहरहाल हमारे जो कोर्स के अंदर है हमने इन्हीं के ऊपर वर्किंग करने, एक पॉइंट लोड है, दूसरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तीसरा आप लोग यूनिफॉर्म वेरिंग लोड है, ट्रायंगुलर लोड जैसे कहते हैं। यूडीएल को क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर लोड कहते हैं। बाकी इसके है लेकिन हम जो है इसको कवर नहीं कर रहे। बीम की टाइप्स के ऊपर हमने बात की थी कि जो है हमारा ये सिंपल बीम है। मुझे जो है ना ये वेबसाइट का जो ये पेज अच्छा लगा तभी मैंने आप लोगों से शेयर किया, और इसी जो है ना मैं वैसे कोशिश कर रहा था कि जो है ना स्लाइड्स के अंदर शामिल कर दूं, लेकिन जो है ना बस आप लोगों को डायरेक्ट ही शो कर रहा हूँ। बीम के टाइप्स आप लोग देख रहे हैं, सिंपल बीम है जिसको हम लोग सिंपली सपोर्टेड कहते थे। जस्ट जो है ना हमारा जो है ना शॉर्ट स्पैन ब्रिज के अंदर जो है ये चीज़ें आती हैं। और हैंगिंग बीम है, एक साइड से या दोनों साइडों से जो है ना थोड़ा सा कैंटिलीवर होता है, बड़ा हुआ होता है। और कैंटिलीवर बीम के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि जो है एक तरफ से फिक्स्ड है, दूसरी तरफ से फ्री हैंड है। हमारे जो है ना कोर्स के अंदर यही है, कंटिन्यूस बीम का जस्ट जो है ना हमने एक जस्ट डेफिनेशन तक पड़ी हुई है, ठीक है। कंपाउंड बीम हम जो है ना नहीं कर रहे। और अब हम चलते हैं कि हमने रिएक्शंस कैसे मालूम करने हैं। लास्ट टाइम आप लोगों ने जो बीम के रिएक्शन मालूम किए थे वो हमारे थे सिमेट्रिकल बीम का, और सिमेट्रिकल बीम होता क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताता चलता हूँ। लास्ट में एक मैंने जो है ना वो पुरानी जो है ना जो असाइनमेंट थी
वो मैंने आप लोगों को दोबारा शो करनी थी। असाइनमेंट्स के बताता चलूँ कि टोटल जो है ना 6 से 7 बच्चों ने जो है ना, आई थिंक सीआर ने मुझे शेयर किया था कि रिस्पांस दिया है, ये रिस्पांस ना होने के बराबर है। और आप लोग जो है ना वीडियोस भी जो है ना पूरी नहीं देख रहे, 2-4 मिनट देख के आप लोग स्किप कर देते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है, हमने जो है ना अटेंडेंस लगानी होती है। हमारे पास जो यूट्यूब पे स्टैट है उसमें सारी चीज़ें शो हो रही होती हैं, आप लोग के व्यूवर्स हमें नज़र आ रहे हैं। और मैंने अटेंडेंस जो मेन लगानी होती है वो असाइनमेंट बेस पे लगानी होती है कि आप लोगों ने अगर असाइनमेंट मुझे जो है ना आगे सबमिट करवा दी तो आप लोग अटेंडेंस में काउंट करूँगा और उसी के बेस पे आप लोगों के मंथली टेस्ट के नंबर जो हैं वो लगने हैं। इसको फॉर्मेलिटी ना समझें, इसको आप लोग थोड़ा सा जो है ना फोकस करें और इसके ऊपर वर्किंग करें। आप लोग इस बीम्स के अंदर देख रहे हैं कि जो है ना ये सारे बीम हमारे क्या थे, सिमेट्रिकल थे। और इसके ऊपर हमने जो है ना आप लोगों को जो है ना हल्का फुल्का काम करना सिखाया और उम्मीद है आप लोग जो है ना समझ गए होंगे। सिमेट्रिकल के अंदर क्या चीज़ है, अगर बीम को सेंटर से ऐसे काटा जाए तो आप लोग देखें बिल्कुल जो है ना मिरर इमेज बन रहा हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जो है ना 2 मीटर पे जो है ना यहाँ पे क्रॉस लगाता हूँ तो आप लोग ने देखा कि 3 मीटर और 3 मीटर, यहाँ से 2 मीटर, ये वाले 2 मीटर एक दूसरे के ऊपर जो है ना मर्ज कर जाते हैं, यानी मिरर इमेज बन जाता है। ये चीज़ें मैंने आप लोगों ने डिटेल से समझाई भी है। अब जितना भी है, अब नीचे वाले जो है ना हमारे यहाँ पे क्वेश्चन देखें कि यहाँ पे 3 मीटर लिखे हुए, यहाँ पे 2 मीटर लिखे हुए, सेंटर में 3 मीटर है और लोड बिल्कुल एक जैसे है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, एक साइड पे ज़्यादा है, एक साइड पे कम है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जिन्हें हमारा नॉन सिमेट्रिकल बीम है। मैंने यहाँ लिखा हुआ अबव ऑल बीम आर सिमेट्रिकल, यानी ऊपर जितने भी हैं सारे सिमेट्रिकल है, ये नीचे वाले हमारे जो है ना ये नॉन सिमेट्रिकल बीम है। ठीक है, यहाँ पे 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है और ये 4 मीटर है। तो मैंने इस 3 मीटर को क्रॉस करके 4 मीटर लिखा। तो ये 4 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर, यानी इस साइड पे आप लोग देख रहे हैं एक्सट्रीम राइट साइड पे 3 मीटर है, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे 4 मीटर है। तो सेम डिस्टेंस नहीं है, इस वजह से ये बीम भी क्या बन गया, नॉन सिमेट्रिकल, गैर मुतवाजन है। ठीक है, ऊपर लोड सारा सेम है, 400 kg पर मीटर है, यहाँ पे 400 है, 300 है, 300 है, लेकिन यहाँ पे जो 400 kg पर मीटर लिखा हुआ है ये 4 मीटर पर है और ये वाला कितने पर है, 3 मीटर पर है। इस वजह से हम कहेंगे ये नॉन सिमेट्रिकल बीम है। ठीक है, अब जो हमारी कंडीशन थी कि सिमेट्रिकल बीम में रिएक्शंस कैसे मालूम करना है, जस्ट हमने क्या करना होता था, टोटल लोड मालूम करते हैं और टोटल लोड को डिवाइडेड बाय 2 कर लेते थे, वही रिएक्शन 1 आ गया और वही रिएक्शन 2 की सेम वैल्यू आ जाती है। अब हम चलते हैं कि हमारा जो है ना नॉन सिमेट्रिकल के अंदर हम जो है ना रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। आप लोगों को नज़र आ रहा है प्रॉब्लम नंबर 1 और यहाँ पे एक बीम है, थोड़ा सा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा R1 रिएक्शन 1 और ये रिएक्शन 2, इसको R2 का नाम दिया हुआ है। डिस्टेंस जो दिया हुआ है 2 मीटर है, 3 मीटर और 1 मीटर है। इट्स मेन लोड भी जो है ना वेरिएबल है और डिस्टेंस भी वेरिएबल है और इसी वजह से हमने इसको नॉन सिमेट्रिकल बीम कहा है। 100 kg है, 200 kg है। अब आप लोगों ने करना क्या होता है, थोड़ी सी मेरी वर्डिंग याद रखनी है कि जो ट्रिक है वो आप लोगों ने कैसे यूज़ करनी है। एक चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ, ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लेंथी भी है, लिहाजा और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन लाजमी आता है और शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी जो है ना इसके टिप्स पूछे जाते हैं कि रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोड कैसे फाइंड करते हैं या फिर बीम के टाइप्स, यानी कि अच्छा खासा जो है ना पेपर के अंदर जो है ना मार्जिन कवर कर जाता है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा लेक्चर है, तो लिहाजा आप लोग गौर से इसको जो है सुनिएगा। आप लोगों ने अगर रिएक्शन 1 निकालना हो, मैंने लिखा हुआ है एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे फॉर R1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप लोगों ने अगर R1 मालूम करना है तो हमने क्या करना है, बीम को इक्विलिब्रियम कंडीशन में कंसिडर करते हैं, अपनी जो है ना जो हमारी इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस हैं, जो कंडीशंस हैं, हमने उसको फॉलो अप करना होता है। तो उसमें हमारा जो है ना क्लॉकवाइज, यानी जिसको हम जो है ना घड़ीवार शब्द में कहते हैं, इज इक्वल टू काउंटर क्लॉकवाइज। इसमें हम हमारी एजम्पशंस होती हैं
अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, उस मेथड से भी कर सकते हैं। मूवमेंट यानी रोटेशन के ज़रिए से भी आप लोग रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मुख्तलिफ मेथड्स हैं। मैं आप लोगों को वेरी सिंपल मेथड एक समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोग रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करना है। आप लोग सबसे पहले ऊपर देख रहे हैं क्लॉकवाइज इज इक्वल टू काउंटर क्लॉकवाइज, या नीचे जो है मैंने C.W इज इक्वल टू CCW लिख दिया। अब आप लोगों ने करना क्या है कि बीम को थोड़ा सा रोटेट करना है, और रोटेट ऐसे करना है कि आप लोगों ने क्लॉकवाइज को समझना है और घड़ी वार सिमत और दूसरी जो है ना मुखालिफ घड़ी वार सिमत है। R1 है मेरे जो है ना, माउस को ज़रा देखिएगा कि R1 से R2 तक डिस्टेंस जो है वो कितना है, 2 + 3 5 + 1 6, यानी 6 मीटर हमारा टोटल डिस्टेंस है R1 से लेकर R2 तक, यानी इसको हम स्पैन कहेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट्स इज नोन एज स्पैन। तो आप लोगों का जो R1 सपोर्ट है और जो दूसरा हमारा R2 सपोर्ट, इसके दरमियान में डिस्टेंस जो 6 मीटर है। तो आप लोगों ने करना ये है कि R1 से R2 की तरफ, अब R1 की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, आप लोग एरो नज़र आ रहा है। ठीक है, अब R1 से हम जो है ना जब R2 की तरफ जाएंगे तो हमारी डायरेक्शन क्या बन रही है, क्लॉकवाइज बन रही है। R1 की डायरेक्शन नीचे से ऊपर है और इसकी डायरेक्शन क्या बन रही है, R2 की तरफ अगर हम चलेंगे क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है, R1 मल्टीप्लाई बाय टोटल डिस्टेंस है 6, यानी कि R1 से R2 तक डिस्टेंस हमारा 6 बन रहा है। तो R1 मल्टीप्लाई बाय 6 किया इजिकल टू, अब जब एक बात याद रखें, R1 से हम गए हैं R2 की तरफ, तो आपके जो बीम के ऊपर जो लोड्स आ रहे हैं वो भी R2 की तरफ आए हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि दो बातें मेरी याद रखनी है। R1 हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो R1 से हम स्टार्ट लेंगे और R2 की तरफ जाएंगे। डायरेक्शन देखा क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज के नीचे लिखे R1 मल्टीप्लाई बाय 6। अब हम जब R1 से R2 की तरफ चले तो तमाम लोड्स भी R2 की तरफ जाएंगे। तो अब 100 है, 100 kg, इसका जो है ना R2 का डिस्टेंस कितना बन रहा है, 4 मीटर, 3 + 1 4, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। और इसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ एरो आ रहा है, इसकी डायरेक्शन जो है काउंटर क्लॉकवाइज बन रहा है, मुखालिफ घड़ी वार से बन रहा है। तो आप लोगों ने 100 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देना है, इसके बाद प्लस, फिर आखिर में हमारा एक लोड रहेगा 200, 200 की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है और ये डिस्टेंस कितना लिखा हुआ है, 1 मीटर है। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 1 किया, तो ये भी हमने जो है ना प्लस किया 200 मल्टीप्लाई बाय 1, और इसकी जो डायरेक्शन थी काउंटर क्लॉकवाइज थी। अब आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, 100 मल्टीप्लाई 4 400 200 और इसको प्लस किया, लास्ट में हमारी R1 की वैल्यू क्या आ गई है, 100 आ गई है। आप लोगों ने एक चीज़ ये देखनी है, इसको हरगिज़ ऐसा ना समझिएगा कि R1 के करीब जो लोड आ रहा है वो 100 आ रहा है और R2 के करीब जो आ रहा है वो 200 आ रहा है, तो लिहाजा R1 का वजन जो है ना वो कितना होगा, 100 होगा, और R2 का होगा 200 होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। इत्तफाकिया तौर पर इस क्वेश्चन के अंदर जो है ना वैल्यूज़ इस तरह आ गई हैं। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने ऐसे नहीं करना कि आप R2 की डायरेक्ट वैल्यू आप लोग 200 लिख दें कि सर जी हमारा जो है ना R1 की वैल्यू 100 आ गई, पीछे रहते ही 200 है, वो 200 का जो है ना वजन जो है वो R2 पे ही जाएगा। नहीं, आपने प्रॉपर यही मेथड करना है। अगला क्वेश्चन मैं समझाऊंगा तो मैं आप लोगों को जो है ये चीज़ क्लियर करूँगा। ये बात मैंने इस वजह से क्लियर की, किसी बच्चे के जहन में ये बात आ गई होगी कि जो है ना हम जो है ये चीज़ देख रहे हैं, ये भी जो है डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। R2 मालूम करना है तो हमने वही चीज़ लिखी, क्लॉकवाइज इक्वल टू काउंटर क्लॉकवाइज। वैसे आप लोगों ने काउंटर क्लॉकवाइज इधर लिख दिया करें, क्लॉकवाइज इधर लिख दिया करें, ताकि R2 की वैल्यू एक तरफ ही हो। जैसे R1 यहाँ पर है तो इस तरह R2 जो है ना इस तरफ रहा करेगा। वैसे कोई इशू नहीं है, राइट साइड पे यहाँ पे जो है ना वो हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नो इशू। अब R2 की बात हम कर रहे थे, वही बीम में आप लोगों ने उसी बीम को दोबारा देखना है। और जैसे हम R1 फाइंड कर रहे थे तो R1 से हमने स्टार्ट लिया था, अब हमने R2 मालूम करना है तो R2 से स्टार्ट लेंगे और किसकी तरफ जाएंगे, R1 की तरफ। तो R2 से R1 का डिस्टेंस वही है, 2 + 3 + 1 यानी कि 6 मीटर है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि R2 मल्टीप्लाई बाई 6, और ये डायरेक्शन क्या बन रही है, यहाँ से ऊपर की तरफ एरो, इसको हम जब ऐसे घुमाएंगे तो ये काउंटर क्लॉकवाइज है, तो R2 मल्टीप्लाई बाई 6 लिखा हुआ है, R2 मल्टीप्लाई बाई 6। अब जब हम R2 से R1 की तरफ चले तो तमाम लोड्स भी जितने भी बीम पर आ रहे हैं वो R1 की तरफ जाए। ठीक है, आपका 100 है,
100 जाएगा R1 तक, डिस्टेंस है 2 मीटर, और डायरेक्शन कौन सी है, ऊपर से नीचे और ऐसे आ रहा है, क्लॉक वाइज है, घड़ीवार सेमत है, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 2, इसके बाद आप प्लस करें, जो एक लोड रहेगा 200, इसकी भी डायरेक्शन क्या है, घड़ीवार सेमत है, ऊपर से नीचे की तरफ है, किसकी तरफ जाना है हमने, R1 की तरफ, क्यों, हमने R2 मालूम करना है, R2 मालूम करना था तो हमने R2 से R1 की तरफ गए, तो तमाम लोड्स भी R1 की तरफ जाएंगे। 200 आप लोग देखें यहाँ से आगे डिस्टेंस ये 3 मीटर है, 2 मीटर है, तो ये टोटल कितना होगा 5 मीटर, तो प्लस 200 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है, प्लस 200 मल्टीप्लाई बाई 5, इसके आप लोग कैलकुलेशन कर ले, 200 प्लस 1000 इज इक्वल टू 6R2, लास्ट में हमने जो है ना R2 की वैल्यू निकाल दी। इसका हमने चेक करना होता है कि आया हमारी जो वैल्यू है वो ठीक है कि नहीं है, तो इसका चेक जो है ना वो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू टोटल लोड है, R1 कितना है 100 है, R2 कितना है 200 है, ये जो हमारी वैल्यू आई R1 100, R2 की वैल्यू कितनी है 200, इसको प्लस किए तो 300 आ गए। टोटल लोड कैसे मालूम कर दे, जो मैंने मेथड बताया वो ऊपर जो लोड आ रहा है 100 प्लस 200, ये 100 प्लस 200 300 इज इक्वल टू 300। ये आप लोगों के प्रॉब्लम नंबर 1 है, जिसके अंदर सिंपल पॉइंट लोड है, कंसंट्रेटेड लोड है, इसके अलावा और कोई लोड नहीं है, लेकिन है बीम कौन सा, नॉन सिमेट्रिकल बीम। अब जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है वो उसके अंदर मैंने एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डाला है। अब ज़रा थोड़ा सा इसको थोड़ा फोकस करें, 3 से 4 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है ना कवर करने जा रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा मेथड वही रहेगा, लेकिन जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, रेक्टेंगुलर लोड है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का हमें जो है ना थोड़ा सा टेक्निक लगानी है कि उसके अंदर कोई गलती के चांस ना हो, ठीक है। इसमें वही है, R1 है R2 है, लेकिन एक तरफ से ओवर हैंगिंग बीम है, और इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड जो है वो आप लोगों की जो है ना दोनों साइडों से ओवर हैंगिंग है, और यूडीएल भी डाला हुआ है इसके अंदर दोनों साइडों पे, तो लिहाजा ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ उसको ज़रा फोकस करें, ताकि आप लोगों के असाइनमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। असाइनमेंट के अंदर एक ये क्वेश्चन है, और जो असाइनमेंट नंबर 1 आप लोगों को दी थी, इसके नीचे जो तो लास्ट में 2 क्वेश्चन हैं ये वाले, इनको भी आप लोगों ने असाइनमेंट के अंदर कंसिडर करना है, और असाइनमेंट नंबर 2 के अंदर, और जिन्होंने असाइनमेंट नंबर 1 जमा नहीं करवाई वो इसके साथ आप जमा करवा सकते हैं, ये मैं दोबारा सबमिट करने का टाइम नहीं दूंगा। पहले जो मैंने आप लोगों के असाइनमेंट रिसीव की हैं उसे तो मैं कंसिडर कर लूँगा, और उनके मार्क्स और होंगे क्योंकि उन्होंने बर वक्त जमा कराया, जिन्होंने बर वक्त जमा नहीं कराया, लेकिन मैं चांस एक दे रहा हूँ, उनको वो नंबर तो नहीं मिल सकेंगे जो उन बच्चों को मिले जिन्होंने टाइम पे सबमिट करवाया। अब आप लोग अगर ये भी जमा नहीं करवाएंगे तो मे भी आप लोग जो है ना रॉन्ग पाथ की तरफ जा रहे हैं और काम नहीं करना चाह रहे। हम प्रॉब्लम नंबर 2 की बात कर रहे थे। प्रॉब्लम नंबर 2 के अंदर आप लोग देखें, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि असाइनमेंट के अंदर जो क्वेश्चन है वो इससे मिलता जुलता है, तो इसको लिहाजा गौर से सुनिएगा। वेरी सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है, मैं आपको सारे डिटेल जो है ना बड़ी तफसील के साथ समझा रहा हूँ। 300 kg, 250 kg, और इसके बाद यहाँ से सारा जो है ना लोड रेक्टेंगुलर आ रहा है, और कितना आ रहा है 200 kg पर मीटर आ रहा है, ठीक है। आप लोगों ने वही है कैलकुलेट करने हैं, R1 को क्लॉकवाइज बराबर है काउंटर क्लॉकवाइज के। इसके अंदर हम क्या करेंगे, R1 मालूम करना है तो R1 से स्टार्ट लेंगे, तो R1 की डायरेक्शन नीचे से ऊपर है, और ऐसे जो है ना हमारा R2 की तरफ। अब R1 से R2 तक डिस्टेंस कितना है, 3 + 4 7 + 2 9, तो टोटल 9 डिस्टेंस। अगला 1 को नहीं देखना, हमने R1 से R2 की बात की है, तो R1 से R2 तक डिस्टेंस को कंसिडर करेंगे, तो R1 मल्टीप्लाई बाई 9 होगा। इसके बाद हमारा जो लोड है ये 200 मल्टीप्लाई बाई 1 और 1 डिवाइडेड बाई 2, ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ। आगे जैसे ही चलें इस बीम से R2 से आगे, तो यहाँ पे जो लोड आ रहा है ये रेक्टेंगुलर लोड आ रहा है, और इसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है, तो ये डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज बन रही है, जैसे ये क्लॉकवाइज बन रही थी ना, R1 मल्टीप्लाई बाई हमने जो है ना जो 9 किया तो वो मैंने क्लॉकवाइज के नीचे लिखा। इसके बाद ये जो लोड आ रहा है ये लास्ट वाला जो हमारा लोड आ रहा है, और यूडीएल लोड आ रहा है। यूडीएल लोड हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सॉरी फाइंड कैसे करते हैं, 200 को मल्टीप्लाई करते हैं जितने स्पैन पर फैला होता है हमारा जो है यहाँ पे हमने सिंपल R1 जब हम मालूम करते हैं तो जाते हैं R2 की तरफ,
तो ये वाला लोड जो है ना ये भी R2 तक आएगा, अब R1 की तरफ नहीं जाना, तमाम लोड्स ने R2 की तरफ आना है। तो लिहाजा जो 200 है इसको मल्टीप्लाई किया 1 से, तो ये मैंने लिखा है 200 मल्टीप्लाई बाई 1, ये टोटल लोड आ गया। फिर दूसरी बात कि हमारा जो रेक्टेंगुलर लोड होता है इसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो B/2 पे होता है। जैसे कि आप लोगों ने कोऑर्डिनेट्स मालूम कर रहे थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले चैप्टर के अंदर, जो सेंट्रॉइड पॉइंट होता है रेक्टेंगुलर का वो हमारा जो है ना सेंटर पे जब लाई कर रहा होता है तो एक तरफ जो लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे आप मूव करते हैं तो जो डिस्टेंस होता है वो B/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी हमारा जो डिस्टेंस होगा जो आप लोगों का रेक्टेंगुलर लोड है वो एक्ट कर रहा है बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे। जब सेंटर पे लोड आ गया तो सेंटर पे लोड आ गया तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर 1 है तो 1 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो हमने जस्ट लोड मालूम किया 200 मल्टीप्लाई बाय 1, तो वो लोड कहाँ एक्ट कर रहा है, इसके CG पॉइंट पर, सेंट्रॉइड पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। और वहाँ से R2 द डिस्टेंस कितना होगा, जब ये टोटल पे 1 है तो दरमियान में आएगा तो ये 1/2 बन जाएगा। तो मैंने क्या किया 200 मल्टीप्लाई बाय 1 पहले टोटल लोड मालूम किया और उसको मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ, ठीक है। यानी रेक्टेंगुलर लोड को ये मालूम करने का तरीका है, दोबारा सुन लें कि 200 मल्टीप्लाई बाय 1 टोटल लोड मालूम हो गया, और जो लोड एक्ट कर रहा होता है वो कहाँ पे कर रहा होता है, दरमियान में कर रहा होता है। इसकी मिसाल मैं ऐसे ही दूँ, आप लोग एक जो है चादर पकड़ें और चादर को जो है ना चारों तरफ से पकड़ें लेकिन दरमियान से फिर भी वो झुकी हुई होती है, ठीक है। दरमियान से झुकी हुई होती है, इस वजह से हम कहते हैं कि जो है ना लोड कंसंट्रेट कर रहा है सेंट्रॉइड पॉइंट पर, क्योंकि एक्टिव वहीं कर रहा होता है। तो इसी तरह 200 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगला लोड है ये वाला 250 है, फिर 300 है, इस सब को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे आप लोगों को मैं अभी बताता हूँ कि सबसे पहले मैंने ना यहाँ पे UDL को सॉल्व किया हुआ है। 200 कितने मीटर पर है, 2 मीटर पे, अगला तो हमने कर लिया। इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, जाना किस तरफ हमने, R2 की तरफ, तो यहाँ से ऐसे जाना है, ये डायरेक्शन बनती है काउंटर क्लॉकवाइज। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, टोटल लोड मालूम हो गया। और फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि जितना डिस्टेंस होता है उसका हमने हाफ करना होता है। हाफ क्यों करते हैं कि B/2 के इक्वल होता है। आप लोगों को जैसे सेंट्रॉइड पॉइंट मैंने समझाया था कि मिड पॉइंट निकालना होता है। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 2 पहले हमने टोटल लोड निकालना है, फिर इसका सेंटर पॉइंट निकालने के लिए 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। इसके बाद 250 है, 250 का R2 द डिस्टेंस 2 मीटर है तो 250 मल्टीप्लाई बाय 2। इसके बाद 300 है, 300 का R2 द डिस्टेंस कितना है, 4 + 2 6, तो 300 को जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे 6 मीटर के साथ, ठीक है। जस्ट आपने ये किया, बाकी कैलकुलेशन की आपके पास R1 आ जाएगा। R2 मालूम करने के लिए थोड़ा सा अभी दोबारा फोकस कीजिएगा, जो पॉइंट आप लोगों को R1 में समझ नहीं आया वो इसमें समझने की कोशिश करें। R2 मालूम करने के लिए आप लोगों ने R2 से स्टार्ट लेना है और R1 की तरफ जाना है, जहाँ से ऐसे चलना है। ये डायरेक्शन कौन सी बन रही है, काउंटर क्लॉकवाइज बन रही है, सॉरी ये काउंटर क्लॉकवाइज बन रही है। तो R2 मल्टीप्लाई बाय 9, इसको मैंने काउंटर क्लॉकवाइज के नीचे लिखा। बाकी जितनी भी चीज़ें वो सारी क्लॉकवाइज में आई हैं, क्यों आ रही हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने R2 से R1 की तरफ जाना है। अब सब लोड्स ने R1 की तरफ जाना है, इसने 300 ने भी, 250 ने भी, और सब UDL ने भी एक साथ जाना है इस तरफ। तो लिहाजा सब की डायरेक्शन जो है वो हमारी क्लॉकवाइज बन रही है, तो बाकी तमाम लोड जो है वो क्लॉकवाइज के नीचे लिखने हैं। अब ये 300 है, ये डिस्टेंस 3 मीटर है, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 3 किया, 300 मल्टीप्लाई बाय 3। इसके बाद 250 है, इसने R1 तक जाना है, डिस्टेंस कितना है, 7 मीटर है, तो 250 मल्टीप्लाई बाय 7 मीटर। इसके बाद हमारा 200 kg पर मीटर, ये हमारा जो है UDL है, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर, और फिर 3 डिवाइडेड बाय 2 + 7, ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ कि सबसे पहले आप लोगों ने डिस्टेंस सॉरी जो लोड है उसको हमने पहले कैलकुलेट करना होता है। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, कैलकुलेट हो गया। फिर हमने आपको बताया था कि आप लोगों ने इसका सेंटर पॉइंट निकालना होता है। तो डिस्टेंस कितने पे फैला हुआ है, 3 मीटर पे फैला हुआ है, तो 3 डिवाइडेड बाय 2 किया, इसका सेंटर पॉइंट आ गया। अब लोड यहाँ तक फैला हुआ था, 3 डिवाइडेड बाय 2 हमने डिस्टेंस भी मालूम कर लिया, उससे मल्टीप्लाई कर भी लिया, यानी 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में। आगे हमने जाना होता है R1 तक, तो इस वजह से ये डिस्टेंस कितना रहता है, 7 मीटर, तो +7 किया, ठीक है। यानी सिंपल एक चीज़ मैं दोबारा ओवरव्यू कर रहा हूँ आप लोगों को कि 200 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 डिवाइडेड बाय 2 + 7।
उसके बाद 250 है, 250 को मल्टीप्लाई किया हमने 7 के साथ, 300 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो आपके पास जो है ना R2 की वैल्यू आ जाएगी। आई थिंक आप लोगों को R2 की वैल्यू नज़र नहीं आ रही। इसकी आप लोगों ने जो है ना जो वैल्यू R2 की वो है 861.11। अब हमने क्या करना होता है कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू टोटल लोड, ये हमारा चेक फार्मूला है। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू टोटल लोड। R1 की वैल्यू कितनी आई है 288.88, ये हमने लिख दी, और R2 की वैल्यू 861.11। अब टोटल लोड कैसे मालूम करना है, 300 प्लस 250 प्लस 200 मल्टीप्लाई बाई 3 मीटर पे जो है टोटल यूडीएल जो फैला हुआ है रेक्टेंगुलर लोड है वो हमारा 200 मल्टीप्लाई बाई 3 होगा। मैंने जस्ट टोटल लोड मालूम करने के लिए क्या किया, 300 प्लस 250 प्लस 200 मल्टीप्लाई बाई 3, 1150 आ गया। इन दोनों के प्लस के 1150 आ गया। ये इक्वल होने चाहिए, इक्वल करना नहीं है। एक बात याद रखिएगा कि लोड आपका इक्वल आना चाहिए, इक्वल लाना नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा इट्स मीन आप लोग है ना, आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो गलत ही आ रहा है, तो आप लोग जो है ना पीछे कैलकुलेशन जो है ना दोबारा करें, दोबारा रिएक्शन मालूम करें। असाइनमेंट नंबर 2 की डेडलाइन मैंने आप लोगों को दी हुई 9 और असाइनमेंट 1 20 साथ जमा करें, यानी कल की डेट में आप लोगों को ये सबमिट करवाना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।